फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि मेरे भावी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी करने में जुटे हुए होंगे। जैसा कि आप सब कल हमारे डिस्कस हुआ था यहाँ पर कि यहाँ पर आज क्या होगा, टैलेंट खोज प्रतियोगिता होने वाली है, प्रश्नोत्तरी होने वाली है। तो आज आप सब तैयार हो जाइए अपनी प्रश्नोत्तरी को कंप्लीट करने के लिए, अपना आंसर करने के लिए, बेस्ट आंसर करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको बिल्कुल ये सेशन पसंद आएगा। तो ये हर संडे को हमने रखा था कि हर संडे को ये क्विज किया करेंगे। एक क्विज भी रहेगा और आपका आकलन भी रहेगा, आपका स्वयं का भी आकलन रहेगा। मैं भी कर पाऊंगी कि मेरे फ्रेंड्स और साथी जो हमने पढ़ा है अभी तक, या कोई भी अन्य संस्थान से भी जो कोई पढ़ रहा है, अगर वो जुड़ चुके हैं अब तक, तो उन्हें वो भी देख सकते हैं क्या हमने जो पढ़ा है तो वो क्या कितना % हमारा सही है और कितना अभी बाकी है। अपना ऑब्जर्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका था, तो हमने इसीलिए यहाँ पर ये क्विज को रखा है। हम संडे को रखते हैं, लेकिन संडे को टेक्निकल इशू के कारण हम नहीं रख पाए हैं, इसलिए आज मंडे को रख दिए हैं। नेक्स्ट हम इसको हर संडे किया करेंगे। जैसे हमारी संडे को यहाँ पर स्पेशल क्लासेस तो रहती हैं हर संडे को, तो हम स्पेशल क्लास ना करके हम यहाँ पर हर संडे को अपना क्विज सॉल्व किया करेंगे। 30 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 30 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो आज हमारा पहला जो टेस्ट है वो आप सबका 30 नंबर का है, सीडीपी का। किसका है आज टेस्ट? आपका सीडीपी का आज आपका टेस्ट है। 30 नंबर टोटल है, इनमें आप सबको आंसर करना है। ध्यान रखिए आप सबको, वैसे मैं यहाँ पर वीडियो जारी कर दी थी कि आप सब इसको देख लीजिए किस तरीके से आपको आंसर करना है। तो मैं बता भी देती हूँ, अगर बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं देख पाए होंगे तो मैं बता देती हूँ कि मेरे आंसर करने से पहले आप सबको आंसर करना है, वही आंसर मान्य होगा आपका, है ना। और जो लोग 30 क्वेश्चन में से आपको 60% जिनका आंसर रहेगा वो लोग चयनित होंगे किसमें? लकी ड्रॉ में, है ना। उनका नाम लकी ड्रॉ में जाएगा। फिर उनमें से ही 3 लोगों का नाम भी लकी ड्रॉ के अंदर से बाहर आएगा। तो वो 3 लोग रहेंगे जिनका नाम आएगा बाहर, जिनको हम पुरस्कार के रूप में कुछ राशि देंगे जो उनके डायरेक्ट बैंक के खाते पर जाएगी, है ना। तो चलिए, तो ये पुरस्कार तो है ही है, बाकी एक टेस्ट भी है आपका भी लेंगे कि बाकी हमारी फ्रेंड्स कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे चल रही है उनकी तैयारी, और आप भी खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर ज़्यादा पुरस्कार मायने नहीं है, मायने ये भी है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है ना। वो मेरी तरफ से छोटा सा पुरस्कार है, ये भी मान लीजिएगा। जैसे कि रक्षाबंधन हमारी बातचीत हुई थी कि मैं कुछ रखने वाली हूँ स्पेशल आप सबके लिए, तो यही है। और सुनिए, आप सबके लिए मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है। आज 11 बजे से, आपकी रात्रि 11 बजे से आज आपकी मैथ की क्लास रहेगी, है ना। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलते हैं अपने सेशन की ओर। ध्यान रखिएगा आपको मेरे आंसर करने से पहले आंसर करना है, वही आंसर आपके मान्य होंगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बहनों को शेयर करके आइए। क्योंकि अगर कोई बीच में जुड़ेगा तो वो आंसर उनका, क्योंकि वहाँ 30 क्वेश्चन तो अटेंड नहीं कर पाएंगे वो, तो अभी यही एक्चुअल टाइम है कि आप शेयर कर दीजिए सबको, तो ताकि सभी लोग अभी जुड़ पाएँ शुरुआती दौर पर, है ना। चलिए, तो शेयर करके आइए सभी लोग, सभी फ्रेंड्स अपने भाई बहनों को शेयर करके आए, ईमानदारी शेयर करके आइए। आपको अपनी ईमानदारी बरकरार रखनी है। वैसे आप सब बहुत साथ देते हैं, बहुत सहयोग दे रहे हैं, मैं देख रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी मोटिवेट, मैं भी खुद स्वयं में भी होती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स बहुत सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं सब कुछ यहाँ पर मैथ्स की क्लासेस आपको सबको दे रही हूँ। इंग्लिश की भी जल्द लगने वाली है, तो आप बस यहाँ पर कंटिन्यूटी बनाए रखें, डेली क्लासेस अटेंड कीजिए, सब कुछ यहीं पर डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं सेशन की ओर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर बेल आइकन आपने प्रेस नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन क्लासेस का मिल पाएगा। क्लासेस पसंद आ रही है तो आप यहाँ पर लाइक करके जाइए और शेयर भी करते रहिए, बार बार बीच बीच में करते रहिए। मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, वैसे कहने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी याद दिलाती हूँ, है ना। तो आज हमारा सीटीवी का प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है टैलेंट खोज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है। तो आप सब देख लीजिए, यहाँ पर यूट्यूब पर लिंक दी हुई है। तो ये टेलीग्राम की ये लिंक है, टेलीग्राम की लिंक में आप यहाँ पर जाइए। तो टेलीग्राम की में आपको सब कुछ PDF भी मिलेगा, वीडियो भी डेली की क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा जाता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है आपकी, है ना। अब तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। ये चैनल की लिंक है, तो यहाँ भी जुड़ करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट यहाँ पर स्पेशल। मैं तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी एक्साइटेड होंगे, है ना। तो देखती हूँ कि आज मेरे साथियों की कैसी तैयारी है सीडीपी में। अब तक जो जहाँ जिस संस्थान से पढ़ के आए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, या मेरे से या बाहर से कहीं से, तो मैं देखना चाहती हूँ कि आज तैयारी आप सबकी कैसी है। नहीं है तो अब तो साथ में क्लासेस डेली ले ही रहे हैं, बिल्कुल यहाँ हम सब कुछ यहाँ पर सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो जैसा कि मैं प्रतिबद्ध हूँ आपकी तैयारी को लेकर के कि मैं आपको एक सरकारी हर एक फ्रेंड्स को अपनी एक सीट दिलाऊंगी, तो आप भी प्रतिबद्ध हो जाइए यहाँ पर क्लासेस अटेंड करने के लिए, अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय है। ऐसा समय फिर कभी नहीं आने वाला है। लॉकडाउन का भी आपको एक मौका मिला है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और पढ़ाई कीजिए। टैलेंट खोज इसका प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का नाम है। तो अपने ज्ञान का उपयोग करके जीते हजारों रुपए का इनाम यहाँ पर। तो सवाल हमारे रहेंगे, जवाब आपके रहेंगे, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और मेरे आंसर करने से पहले आप सब यहाँ पर आंसर करिएगा, मैं कुछ सेकंडों को थोड़ा सा टाइम दूंगी, तो आप सब आंसर करिएगा, उसके बाद फिर आंसर मान नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने ईष्ट को नमन करते हैं। आज ये हमारी क्विज का पहला दिन है, तो ईश्वर करे कि हर संडे को हम कर पाएँ और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और आप उन मार्क्सों के हिसाब से ही आपको एक सीट निर्धारित हो जाए। हर सब्जेक्ट का हम करेंगे, आज से डीपी का है, नेक्स्ट हम ईवीएस करेंगे, फिर नेक्स्ट संडे को हम हिंदी करेंगे, ऐसे हर संडे को हमारा यहाँ पर स्पेशल रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सब लोग अलर्ट हो जाइए अपने क्वेश्चन को देखने के लिए, आंसर करने के लिए। सभी साथियों को जोड़ दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर लीजिए, टाइम दे देती हूँ मैं। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन की। पियाजे जी के अनुसार बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ कर देता है। पियाजे जी ने जो बताया, अपनी थ्योरी में बताया है, 4 अवस्थाएं बताई हैं उन्होंने। तो यहाँ पर देख लीजिए कि तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ व्यक्ति कब करता है? जो बच्चा होता है, तर्क वितर्क की बातें, वस्तुओं घटनाओं के बारे में कि कहाँ पर क्या हुआ, इन सारी डिटेल के बारे में बच्चा, इन सब चिंतन के बारे में बच्चा कब से सोचने लगता है? कौन सी ऐसी अवस्था होती है कि बच्चा इन तर्कों का उस पर विकास होने लगता है? कहाँ पर कुछ जैसे कोई घटनाएं घटने लगती हैं ना, कहीं पर कुछ हुआ, नॉर्मल सी घटना हुई, तो बच्चा भी तर्क वितर्क की बात सुनने लगता है, जूझने लगता है उनमें कि नहीं, जैसे यहाँ पर कई सारी दुर्घटनाएं, जैसे कोई भोपाल गैस त्रासदी, ऐसा कुछ जैसे नॉर्मल सी घटना जैसे होती रहती है, पिछली घटना भी जो अब हो रही है, उन सारी घटनाओं के बारे में वो जानने के लिए उत्सुक होने लगता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था होती है? देख लीजिए, पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा हमारे यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी पेशी अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन? मैं वेट कर रही हूँ आप सबके आंसर का। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। तो ठीक है, चलते हैं अपने राइट आंसर की ओर चलें। चलिए तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर गेस कीजिए क्या होगा? यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। अवस्थाओं की थोड़ा सा एज जान लेते हैं कि एज क्या होती है। अब आपके आंसर माने नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि मैं आंसर बता चुकी हूँ। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाता है ना। इनकी उम्र क्या होती है थोड़ा देख, क्योंकि जीन पियाजे की थ्योरी से मैं कुछ स्पेशल है, कुछ ऐसे वर्ड और जो कुछ ऐसे सिद्धांतवादी हैं जो यहाँ पर बहुत रूप से जरूरी है, आपके हर टेट एग्जाम में बनता है। जैसे जीन पियाजे की थ्योरी हो गई, बाइगोस्की जी की थ्योरी हो गई, कोहलबर्ग जी की थ्योरी हो, बंडूरा जी की हो गई, तो इन सारी थ्योरी से हर टेट एग्जाम में बनते हैं, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टेट एग्जाम के लिए। वैसे हम इन थ्योरी को पढ़ भी चुके हैं, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस डली हुई है, देख सकते हैं आप। पूर्व, यहाँ तो पहली अवस्था कौन सी होती है बच्चे की? देख लीजिए पहली अवस्था कौन सी है। पहली अवस्था हमारी है संवेदी पेशी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? संवेदी पेशी अवस्था है। जो कौन सी वर्ष होती है? जो वो यहाँ से जन्म से 2 वर्ष होती है। कौन से? जन्म से 2 वर्ष, जीरो मत लिखिएगा, जन्म से 2 वर्ष, है ना, जीरो कोई एज नहीं होती है ना। तो यहाँ से जन्म से 2 वर्ष होगा, ये हमारी क्या हो जाएगी? संवेदी पेशी अवस्था हो जाएगी। दूसरी हमारी कौन सी होगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष होगी। कितने से? 2 से 7 वर्ष। तीसरी कौन सी है हमारी अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कौन सी एज होती है? 7 से 11 होती है। ये कौन सी एज में होती है? 7 से 11 संक्रियात्मक अवस्था इसकी स्टार्ट होती है बच्चे की। चौथी कौन सी हो जाती है? औपचारिक, 11 से जो आगे की एज जाती है, जो भी आगे की जितनी भी एज है वो सब औपचारिक में आती है ना। तो चलिए, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का। तो सेशन कैसा है आप जरूर आज फीडबैक दे करके जाइएगा, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है ना, कि बच्चे कैसे प्रेरित हैं, जिज्ञासु हैं, मतलब क्रिएटिव हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्लास में रुझान बना रहे हैं, अपना मन लगा रहे हैं, रुचि लगा रहे हैं, मतलब कैसे समझा जा सकता है कि बच्चे ये एक्टिविटी कर रहे हैं, क्लास में उनका मन लग रहा है, जिज्ञासु प्रवृत्ति की वो कुछ खोजबीन करने में क्लासेस में लगे हैं कि नहीं लगे हैं, मतलब कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं, कैसे आपको पता करेंगे आप, तो प्रेरित कैसे समझा जा सकता है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। सेकंड ऑप्शन है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है? वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। फोर्थ क्या है? वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते हैं। आंसर कीजिए क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? आंसर कीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा? राइट आंसर करें। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? कक्षा में प्रेरित बच्चे को हम तभी समझ सकते हैं जब वो क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी बात प्रश्न पूछने की आएगी, क्योंकि है तो अब जो हमारी शिक्षा एनसीएफ 2005 के अनुसार, जॉन डीवी जी के अनुसार क्लासेस कैसी होनी चाहिए,
मतलब सक्रिय होनी चाहिए, यानी कि निष्क्रिय बच्चा बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टीचर कुछ भी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है। मतलब वहाँ पर क्रिएटिव बच्चा क्या करे, मन लगा हुआ हो क्लासेस में, एक्टिव हो, टीचर भी एक्टिव हो और बालक भी एक्टिव हो, है ना। तो एक्टिव कैसे मालूम हो कि बच्चा एक्टिव है, क्योंकि जब हमसे वो कुछ पूछ रहा होगा तभी तो पता चलेगा। जब कुछ पूछेगा ही नहीं तो क्या मतलब कि सो रहा है कि जग रहा है बच्चा, है ना। तो मतलब कुछ पूछ रहा है मतलब वो एक्टिव है, क्लासेस में ही है, उसका जो ध्यान है, उसकी जो मनोदशा है वो कहाँ, क्लास पर ही है। मगर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन 30 है यहाँ पर, तो ज़्यादा टाइम ना लग जाए इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं समझा रही हूँ, वैसे जितनी जरूरत हो तो भी समझा रही हूँ, है ना। तो देख लेते हैं राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बच्चा पूछ रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन आएंगे तो आज पहला क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट डे उसका दूसरा क्वेश्चन है, कई टाइप के उससे क्वेश्चन आते रहेंगे, मतलब वो कहीं ना कहीं उसकी मेंटेलिटी फ्रेश है, वो जानना चाहता है, सीखना चाहता है ना। चलिए वैसे भी जहाँ पर प्रश्न पूछने की बात आएगी, अवलोकन करने की आएगी, ऑब्जर्व करने की आएगी, पॉजिटिव टर्म्स होती है, पॉजिटिव यहाँ पर वर्ड होते हैं, आपको इन पर ध्यान रखना है, यही आपके राइट ऑप्शन दिलाते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, किसके बारे में, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, है ना। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है। प्रगतिशील जो शिक्षा है जो जॉन डीवी जी ने दिया है, तो ऐसी कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर जो कथन बता रहा है कि ये प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित है। पहला ऑप्शन है कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। क्या प्रगतिशील शिक्षा जो है हमारी जॉन डीवी जी ने दिया है, तो क्या ये कहता है कि स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं होती, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा, जीवन सच्चा शिक्षक होता है, जीवन का सच्चा शिक्षक होता है ना। तो फिर थर्ड ऑप्शन क्या है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है हमारा, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। लंबे समय तक क्या करना चाहिए, जारी रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, आंसर कीजिए सभी लोग कि स्कूल शिक्षा को यथासंभव, मतलब प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा ऐसा कथन है जो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बता रहा है कि ये ऑप्शन कह रहे हैं, बताइए आंसर कीजिए क्या होगा। क्या स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करना चाहिए, या स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है, या स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। क्या करना, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, आंसर कीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि बात यहाँ पर पहले में क्या हो रही है, अनुभव की तो हो रही है, अनुभव से सीख सकते हैं, बट स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है प्रगतिशील शिक्षा में कि स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे अपने जीवन से अनुभव से सीख लेंगे, तो अधिगम कहाँ से होगा। तो जीवन सच्चा है, शिक्षक है, ये भी सही है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। स्कूलों में जो शिक्षा होती है उनको किस तरह से होनी चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए। और कैसे सामाजिक, मतलब जो भी आप यहाँ पर क्लासेस में बताएं वो एक समाज से रिलेटेड हो, ऐसा आंसर होना चाहिए, ऐसी बातें होनी चाहिए, ऐसी जानकारी बच्चों को दो जो समाज से रिलेटिव हो, समाज के लिए पॉजिटिव हो, है ना, प्राकृतिक दुनिया से जुड़ी हुई हो। तो वही सब कुछ आपका प्रगतिशील शिक्षा बताता है। बच्चों को करके सीखने पर बल दिया है इन्होंने, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो आप सबने उम्मीद करती हूँ कि आप सब आंसर कर चुके होंगे। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आपके साथी नहीं जुड़े होंगे तो आप लोग थोड़ा जोड़ लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं कुछ सेकंडों के लिए यहाँ पर रुक जाऊंगी तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि ZPD क्या संदर्भित करता है। ZPD क्या संदर्भित करता है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, इसको और क्या कहेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। तो संभावित विकास का क्षेत्र भी इसको कहते हैं, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये क्या संदर्भित करता है ZPD, आपको क्या संदर्भित, ZPD बहुत इंपॉर्टेंट है, ZPD है, इसका फोल्डिंग है ना। तो MKO है, तो ये सब थ्योरी हमने वाइगोत्स्की जी की थ्योरी पढ़ रखा है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ZPD जो है वो क्या संदर्भित कर रहा है, आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन क्या है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, उस चरण को कहते हैं कि जब बच्चा क्या करता है, विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है, उस स्तर को हम क्या कहेंगे, क्या ZPD कहेंगे। सेकेंड ऑप्शन हमारा कह रहा है कि जब उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है, कि जब मतलब उस टर्म्स को कहेंगे कि जब सहयोग बच्चों को सिखा रहे हो तो सिखाने में से आप क्या जो आपने सिखाया है उसे आप रिटर्न ले लिए हैं, उसे ZPD कहेंगे। जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो बताने के बाद मैं क्या करूँ कि पूरा नॉलेज आपसे ले लूँ, वहाँ से छीन लूँ आपसे, तो क्या ये ZPD कहलाता है। बात सेकंड या थर्ड ऑप्शन की है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है,
उस चरण को कहेंगे कि जब विकास बहुत ज़्यादा हो रहा हो, वहीं पर जेडपीडी होगा, वही शब्द आपका जेडपीडी संदर्भित करेगा। फोर्थ हाउस अब कह रहा है कि उस संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ये आंसर कीजिए क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका। वैसे हिंट मैंने दे दिया है, तो बताइए क्या है राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों हो जाएगा, जेडपीडी क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं। वाइगोस्की जी की थ्योरी ने बताया है, वाइगोस्की जी ने क्या बताया है कि जैसे ये आप हो गए, ठीक, ये आपकी क्लासेस हो गई। अब आपको एग्जाम हॉल में जाना है, ठीक है, तो आपको क्लासेस के द्वारा आपने 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिया, आपको 20 नंबर के आ रहे हैं। अब 10 क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं, आप क्या करोगे, किसी न किसी की हेल्प लोगे, ऑनलाइन लोगे या ऑफलाइन। तो आपको जो वहाँ पर हेल्प मिली 10 नंबर की हेल्प आपको जो मिली, ऑनलाइन मिली या ऑफलाइन मिली, तो आप तो यहाँ पर स्कूल पर थे, स्कूल में आपने 20 नंबर का सीख लिया था, जो क्वेश्चन आंसर था 20 नंबर का आपको आ रहा था। अब आप कितने नंबर का नहीं रहा था, 10 नंबर का। तो आपको यहाँ, ये आपको एग्जाम हॉल है, ये आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो, तो यहाँ तो आपको 20 नंबर का आ रहा था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए 30 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने किसी का सहारा लिया होगा, बुक का लिया होगा या किसी अपने बड़ों का लिया होगा जो आपसे ज्यादा जानकार होंगे। तो यहां से यहां तक का क्या हुआ, यहां से यहां तक जाने में आपको क्या हुआ, किसी बड़े का अपनी हेल्प ली ना, तभी आप यहाँ पहुंच पाए। तो यही जो हो रही इस स्तर बीच के जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने में, स्कूल से एग्जाम हॉल तक जाने में बीच का जो रास्ता था, जो फासला था, ये वाला फासला, तो यही फासला क्या कहलाता है, ये हमारा जेडपीडी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जेडपीडी। अब बात जब यहाँ पर इसकी आएगी कि ये जो बीच का रास्ता है, इस सब जो हमको हेल्प दे रहा है उसको वो हो क्या रही, कौन सी प्रोसेस हो रही है, क्या लर्निंग हो रही है या अधिगम हो रहा है या अर्जन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वहाँ पर क्या हो रही है, इसका फोल्डिंग हो रही है ना, इसके फोल्डिंग। और इसकी फोल्डिंग किसके द्वारा होती है, जो उसी से होगी जो हमसे ज़्यादा जानकार होगा, है ना, हमसे बड़ा होगा, हमसे वयस्क होगा, है ना, उसी से तो हम सब कुछ सीखेंगे, है ना। चलिए, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब तो सबको सारा आंसर मिल गया आप सबको, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। जो आपको, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ, यहाँ पर बच्चे क्या मिल रही है, इसका फोल्डिंग मिल रही है, सहयोग मिल रहा है, सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेता। आपको उस बच्चे को क्या मिला, यहाँ पर सहयोग मिला, सहयोग के बाद उन्होंने 30 नंबर पूरा पा गया, है ना। तो क्या हो गया, उसको सहयोग मिला, सहयोग में भी वो फिर उसके बाद वो लगभग स्वयं कार्य करने लगा। चलिए, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम टैलेंट खोज प्रश्नोत्तरी चल रही है आपकी, ये आपको आ रहा है, बार बार हेडिंग में आ रहा है, दिखा रहा है कि क्या चल रहा है हमारे यहाँ पर क्लासेस में आज। तो उम्मीद करती हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे, आंसर कर रहे होंगे, और सभी के राइट आंसर होंगे, जानती हूँ कि सभी के राइट होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लकी ड्रा में आ जाएं, तो मेरे सभी फ्रेंड्स आएँ, कोई एक ना आए, सभी आएँ, है ना। चलिए, तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्या है हमारा क्वेश्चन आज का, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार थ्योरिस्ट जो है यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, हार्ड स्टडी करते हैं। ऐसे कौन से सिद्धांतकार हैं जो बच्चे के वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन की बात करते हैं। क्या बंडूरा जी करते हैं, या स्किनर जी करते हैं, पियाजे जी करते हैं, या थॉर्नडाइक जी ने करते हैं, कौन करते हैं बताइए, राइट ऑप्शन बताइए इसका क्या होगा। आंसर करें सभी फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्किनर जी हो जाएगा। स्किनर जी क्या कहते हैं, पुनर्बलन पर उन्होंने बल दिया है, रीइंफोर्समेंट, मतलब कि जब भी आपको कोई चीज होगी, कुछ सीखना होगा, तो आप क्या करोगे, किसी से कोई चीज सीखोगे, है ना, तो वो क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ कठोर यहाँ पर अध्ययन करना होगा, वो चीजों को सीखना पड़ेगा, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तो आप चीज वो पा सकते हो। तो ये कौन बात किया है, स्किनर जी ने बात की है, क्योंकि बंडूरा जी ने तो क्या कहा है, बंडूरा ने अनुकरण पर बात की है। एक बेबो गुड्डो नाम का एक कुछ गुड़िया थी, तो उनकी अलग स्टोरी जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे बंडूरा जी के बारे में, तो डिटेल में बताएंगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, तो क्लासेस हमारी थोड़ी लंबी है भी, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इनके बारे में डिटेल में थ्योरी पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। पियाजे जी की थ्योरी हम पढ़ लिए हैं, थॉर्नडाइक जी की पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पर पियाजे जी तो बात संज्ञान की करते हैं, थॉर्नडाइक जी भी सीखने पर बात करते हैं, अधिगम पर बात करते हैं, व्यवहार पर बात करते हैं। स्किनर जी क्या कहते हैं कि कोई चीज़ यहाँ पर जब आपको पुनर्बलन मिलता है, तो वो चीज़ों से आप अध्ययन करके आप सीख सकते हो, जो आपको पुनर्बलन मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है, तो आप उन चीजों को सीख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं लग रहे होंगे, वैसे मैंने बहुत इजी से क्वेश्चन लिए हैं, है ना, बट फिर भी एग्जाम तो एग्जाम होता है, या तो क्विज या टेस्ट भी, आप जो भी आकलन करने का अपना माध्यम बना सकते हो, नाम बोल सकते हो, है ना। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में
क्या है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे सही माना जा सकता है। जो कोहलबर्ग की थ्योरी है तो उनके सिद्धांत में से जो उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है, योगदान दिया है, तो निम्नलिखित में से किसे सही माना जा सकता है। देखिए फोर्थ ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कोहलबर्ग सिद्धांत के अनुसार सही माना जा रहा है। पहला है, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई, मोरल रीजनिंग एंड एक्शन के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। जो इनकी थ्योरी है वो क्या करती है, मोरल रीजनिंग एंड एक्शन पर वो क्या करते हैं, यहाँ पर वो संबंध स्पष्ट स्थापित कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है यह सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। थर्ड ऑप्शन है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। या फोर्थ ऑप्शन है कि फोर्थ ऑप्शन क्या है, देखिए इनके सिद्धांत में क्या है, संज्ञानात्मक परिपक्वता है, कॉग्निटिव मैच्योरिटी है एंड मोरल मैच्योरिटी है। तो दो ही इन्होंने बताया है के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। कौन यहाँ पर, क्या यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, बताइए। आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे, आई थिंक आप लोग क्लासेस में भी बता दिया गया है, नहीं देखें तो बाहर से भी आप तक तो पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि कोहलबर्ग की भी थ्योरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बताइए आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्यों हो जाए, क्योंकि बात इन्होंने जब की है, कोहलबर्ग जी ने नैतिक बात की है उन्होंने, लेकिन एक्शन कुछ उन्होंने बताया कि एक्शन पर उन्होंने, कार्यवाही पर उन्होंने कुछ ऐसा संबंध स्थापित किया हो, ऐसा कुछ नहीं। तो मोरल तर्क उन्होंने बताया है, मोरल रीजनिंग उन्होंने बताया है, बट कार्यवाही और बीच की संबंध कुछ उन्होंने नहीं संबंध स्थापित किया है। इस सिद्धांत विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। क्या इसमें दार्शनिक की बात उन्होंने नहीं की है, हाँ मोरल रीजनिंग की उन्होंने बात की है, लेकिन दार्शनिक की बात यहाँ पर नहीं, फिलोसफर की बात उन्होंने नहीं की है। फिर फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, इनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता, कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी के बीच में सहयोग का समर्थन किया है। इन्होंने बताया है कि जो एज के अनुसार मैच्योरिटी होती है वो अपने आप आने लगती है, और उसी के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, है ना। छोटे बच्चों से आप पूछोगे तो वो सही गलत का अलग निर्णय बताएंगे, बड़े बच्चों से पूछोगे तो अलग निर्णय बताएंगे, थोड़ा और बड़े से पूछोगे तो और भी वो खुलकर अपना निर्णय बता सकते हैं, है ना। बात ये कैसी हो सकती है कि यहाँ पर थोड़ी सी बता देती हूँ एक सेकंड के लिए आपको, कि समझ में भी आ जाए कि क्या है यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है। कोहलबर्ग की थ्योरी में उन्होंने बताया कि जैसे छोटा बच्चा है तो हम छोटे बच्चे को बताते हैं कि अगर चोरी करना गलत बात है, पिटाई होती है, यहाँ से डंडों से पिटाई होती है, पुलिस ले जाती है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, उसी तरह आंसर करेंगे कि आप चोरी नहीं करो, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। उनके लिए कुछ भी हो जाए लेकिन चोरी नहीं करना है। सेकंड ऑप्शन है कि यहाँ पर जब दूसरे जो बच्चा आएगा तो वो थोड़ा बहुत समझने लगेगा कि नहीं ऐसा से ये भी आपका चोरी करना गलत है, पर जब कभी कभी जरूरत पड़ती है तो करना चाहिए, क्योंकि भाई जब कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं मिल रही है, जैसे यहाँ पर भगवान भी बताते हैं कि जब कोई सही काम करना हो तो अगर वहाँ पर थोड़ा सा झूठ भी बोल दिया जाए तो चलता है ना। तो यहाँ पर ऐसा मतलब एज के अनुसार जो कि सही, क्योंकि होना चाहिए सही, ऐसा नहीं कि आपको झूठ ही बोलना है, झूठ बोलना मैं नहीं सिखा रही हूँ कि झूठ बोलिए आप, लेकिन बात यहाँ पर जब सही की हो, जब सही काम वहाँ पर होने वाला हो, किसी का अच्छा होने वाला हो, तो थोड़ा सा झूठ बोल भी देते हैं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी का जब भला हो रहा है तो वो क्या है, भलाई तो हम करने जा रहे हैं, बुरा तो करने जा नहीं रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं बुरा करने के लिए। तो यहाँ पर बात मतलब कि मेच्योरिटी जब आने लगती है तो बच्चा अपने आप ऑब्वियसली वो समझने लगता है कि क्या सही और क्या गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए ज़्यादा स्पीड से तो नहीं समझा रही हूँ ना, आप सबको समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए बात करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जीन पियाजे जी के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जीन पियाजे की जो थ्योरी है तो निम्नलिखित में से क्या आवश्यक क्या है। पहला ऑप्शन है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास है, या शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन जो होता है वो है। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, जो अधिगम के लिए जरूरी होता है जीन पियाजे के अनुसार, तो बताइए क्या आवश्यक होता है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास होता है, या शिक्षकों और माता पिता द्वारा रिस्पॉन्सिव पुनर्बलन होता है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षकों के द्वारा सक्रिय खोजबीन होता है, एक्टिव एक्सप्लोरेशन होता है, या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन होता है। क्या होता है, वैसे उम्मीद करती हूँ आप सबको शब्दों से ही समझ गए होंगे, क्योंकि मैं कई बार क्वेश्चन भी ले आ चुकी हूँ जीन पियाजे की थ्योरी से। तो आप लोग आंसर कीजिए, राइट ऑप्शन कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर थ्योरी पढ़ रखी है। क्या होगा बताइए, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षार्थी के द्वारा सक्रिय खोजबीन होगा। बच्चा क्या करता है, सक्रिय होता है, वो चीज़ों को खुद भी खोजबीन करने लगता है ना। छोटा वैज्ञानिक उन्होंने बच्चे को बताया है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आवश्यकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आनुवांशिकता, जीन और जो इन्वायरमेंट होता है तो उसके भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य होता है। पहला ऑप्शन है हमारा, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। यहाँ पर आनुवांशिकता की बात हो रही है, पर्यावरण की बात हो रही है ना।
तो बताइए कि यहाँ पर भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है। क्या सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की जो क्षमता होती है, जो कुछ भी बच्चा सीख रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, एक बच्चे की क्षमता कहाँ से मिलती है? क्या जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है? जो हमारे जेनेटिक्स हमको सब कुछ मिलता है, क्या वहाँ से निर्धारित होता है? या सेकेंड ऑप्शन है पर्यावरण केवल, यहाँ पर देख लीजिए केवल वर्ड है, क्या है केवल वर्ड। क्या पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जो पर्यावरण होता है वो केवल क्या करता है? बच्चे के भाषा विकास से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या थर्ड ऑप्शन है हमारा विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। क्या होगा राइट ऑप्शन? आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में बताना है। आंसर राइट कीजिए, क्या होगा? सभी लोग राइट आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो विकास होता है वो कुछ पहलू आनुवंशिकता भी मायने रखती है और कुछ पर्यावरण, मतलब कि आपके कुछ फैमिली बैकग्राउंड भी आपका मायने रखता है कि मतलब फैमिली में आपको ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, पढ़ाई करने के लिए आप सोच रहे हो तो आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है ना, आप माहौल नहीं पा रहे तो माहौल भी बहुत जरूरी होता है। पर इन्वायरमेंट भी सही है। जैसे आपको जेनेटिक्स में कुछ, जैसे पापा किसी के डॉक्टर हैं तो बच्चा क्या करेगा? वो बचपन से ही क्या, क्योंकि उसका जैसे मम्मी भी डॉक्टर है पापा भी डॉक्टर है, तो बच्चा क्या करेगा? आप अगर टैबलेट लेने जाओगे तो बच्चा देख देख, अगर छोटा बच्चा भी होगा ना तो वो जेनेटिक्स के कारण अपने, क्योंकि मम्मी भी है पापा भी है तो देख रहा है वो चीज़ों को, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है धीरे धीरे, तो वो भी आपको ले जाकर अगर बताओगे कि फीवर है तो वो भी टैबलेट वही देगा जो उसके पापा देते हैं, है ना। हाँ वो लिखित जरूर नहीं देगा लेकिन वो टैबलेट जरूर दे देगा, क्योंकि देखता रहेगा वो, तो वो भी आपको क्या है? आनुवंशिकता है और उसको माहौल मिल रहा है उस चीज़ का, तो आपको इन्वायरमेंट में मिलेगा। दोनों मायने रखते हैं व्यक्ति में, है ना, एक ही चीज़ मायने नहीं रखता दोनों। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, हर बार टेट एग्जाम में बनता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन हर बार उठते हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन उठे किस टाइप का भी, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यही उठता है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में। तो आपको ये क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ध्यान से यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्यों होगा, रीजन भी देख लीजिएगा, और समझ में नहीं आया कमेंट कीजिएगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन भी आपको बताऊंगी। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? सबसे अधिक बच्चों को अधिगम में सुधार करना है तो सबसे अधिक उपयुक्त जो यहाँ पर ऑप्शन है वो कौन सा होना चाहिए, जो बच्चों को आप सुधार कर सकते हो, कौन सा ऐसा ऑप्शन है वो भी अधिगम में? पहला ऑप्शन है कि शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। बच्चे को आप क्या करो, उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण ले लीजिए, चित्रों का उपयोग कीजिए, विषय की व्याख्या करनी चाहिए। इस तरह के माहौल करके बच्चे को क्या करें, तभी अधिगम में उसके सुधार आ सकता है। बच्चे के अधिगम में सुधार तभी आएगा जब आप क्या करें, उदाहरणों का, चित्रों का प्रयोग करोगे, विषय की व्याख्या करो। क्या ऐसे ऑप्शन से आएगा अधिगम में सुधार? सेकंड ऑप्शन कह रहा है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, इससे अधिगम में सुधार आएगा। या फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन शिक्षक को क्या करना चाहिए, वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। क्या होगा राइट ऑप्शन? आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शिक्षक को क्या करना है, बच्चे के अधिगम में तभी सुधार आ सकता है जब क्या करोगे, आप रियल लाइफ से बच्चे की एग्जाम्पल को जोड़ोगे, क्योंकि बच्चा क्या कर कनेक्ट करके धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखने लगेगा कि नहीं यहाँ पर ऐसा है, हमारे घर में भी ऐसा होता है और स्कूल में भी सर हमको ऐसे ही बता रहे हैं, है ना। तो माहौल को वो ऑब्जर्व कर लेगा, कनेक्ट कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल देना, बच्चे ज़्यादा उससे आसानी समझ पाते हैं, है ना। तो ये टैलेंट खोज प्रश्नोत्तरी चल रही है आपके, सही जवाब दीजिए और जीते इनाम जीतिए और अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा, कि हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग, जो सिगमंड फ्रायड जी ने भाग बताया है, मन का बताया है, व्यक्तित्व का बताया है, व्यवहार का बताया है, तो जो मन का उन्होंने भाग बताया है, 3 प्रकार के उन्होंने बताए हैं, चेतन बताया है और अचेतन बताए हैं उन्होंने, और अर्धचेतन बताए हैं, है ना। तो चेतन का जो भाग होता है वो जागृत अवस्था होती है। तो बताइए कि हमारे मस्तिष्क का चेतन कितने % यहाँ पर चेतन भाग होता है। यहाँ पर देख लीजिए, क्या 1/10 होता है, या 9 यहाँ पर 10 होता है, या 3/10 होता है, या 4 यहाँ पर 10 होता है। क्या होता है बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन की, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चेतन मन कितने % होता है हमारे मस्तिष्क का? 1/10 भाग होता है। बाकी भाग क्या होता है? अचेतन कहलाता है। जो 9/10 है ये हमारा भाग, ये क्या है? ये हमारा अचेतन मन है।
ये क्या कैसा होता है कि अचेतन मन के अंतर्गत आता है, लेकिन जब चेतन मन की बात आएगी तो 1/10 आपका चेतन भाग हो जाएगा। ये हमारे जागृत अवस्था इतनी होती है ना। चेतन मन का होता है जैसे आप जागृत अवस्था में हो, जैसे जगते हुए हो, कोई चीज देख रहे हो, बातचीत कर रहे हो, वो चेतन है आपका, है ना। और अचेतन कैसा है, जैसे आप ना तो सो रहे हो, सॉरी अर्धचेतन कैसा है कि आप ना तो सो रहे हो ना जग रहे हो, अर्ध अवस्था में, जैसे आप बातें करते करते आपको या पढ़ते पढ़ते आप क्या करो, बुक को लेते ही लेट गए, तो वो कैसी अवस्था हुई आपकी अर्धचेतन। मतलब अगर कोई आपको टच करके पीछे तो आप जग भी सकते हो, तो आपकी कैसी अवस्था है, वो अर्धचेतन है। अब पूरी तरीके से आप सो गए तो वो क्या हुआ, अचेतन हो गया, है ना। तो ये हमारा तो चेतन का भाग कितना होता है, 1/10 होता है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि आजकल की जो शिक्षा है उसमें क्या प्रचलित, क्या चल रहा है आजकल की शिक्षा में, किस प्रकार की शिक्षा चल रही है। पहला ऑप्शन है कि छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लागू ना किया जाए, ऐसी शिक्षा चल रही है। वर्तमान की जो शिक्षा है कि छात्रों पर कोई नियंत्रण लागू नहीं करना है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों पर अधिक प्रभावी अनुशासन नियम लागू किए जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रभावी अनुशासन लागू किया जाए बच्चे पर। थर्ड ऑप्शन है छात्रों के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ किया जाए। फोर्थ ऑप्शन है बालक के विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। उम्मीद करती हूँ आप सभी से बन जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आंसर कीजिए, राइट आंसर कीजिए, क्या है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या होती है, बालक का जो विकास और वृद्धि का मूल्यांकन होता है उनके जो व्यवहार होते हैं उन्हीं की, बच्चा जैसे बच्चा क्या करता है, क्लासेस में डेली एक पीरियड पढ़ता है, बाकी पीरियड वो क्लास से निकल जाता है, तो क्यों कर रहा है, उसके व्यवहार को हम देखिए कि बार बार क्लास, जो बच्चा है तो बार बार क्लास से क्यों निकल जाता है, क्यों एक क्लास पढ़ता है दूसरी क्लास नहीं पढ़ता, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे उसके व्यवहारों का, तो क्या आजकल क्लास में कैसा रिएक्शन कर रहा है, अपने मम्मी पापा से कैसा रिएक्शन कर रहा है, अपने भाई बहन से कैसा रिएक्शन कर, स्कूल में कैसा रिएक्शन कर रहा है, सब कुछ उसके व्यवहार का अवलोकन करेंगे, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, जो उसका उपचार होगा उसके अनुसार हम करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है सिर्फ 2005 के अनुसार ना तो हमको पिटाई करनी है ना हमको डांट लगाना है, बस थोड़ी सी उसके विकास में जो उसके व्यवहार है उसी को ऑब्जर्व करके हमको उसका पहले निदानात्मक करेंगे, फिर उसका उपचारात्मक शिक्षण के तहत हम उसका उपचार करेंगे, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलें तो अपने क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं, कोई बालक ऐसा है जो उसका संवेग, उसकी मनोदशा, उसकी जो वो है एक्टिविटी है सही नहीं, असंतुलित है, मतलब संतुलन है उसका नहीं है, बैलेंस सही नहीं है, वो सही काम नहीं कर रहा है, तो बालक को ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा है जो उसका सही, मतलब कि मनोदशा उसकी सही नहीं है, बात कुछ और, क्वेश्चन कुछ और दे रहे हो तो आंसर में कुछ और कर रहा है, उसकी मन की जो दशा है, जो उसका संवेग है वो सही नहीं, असंतुलित है, संतुलित में नहीं है, तो उसको अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, पहला ऑप्शन है उसके त्रुटियुक्त व्यवहार की स्वीकृति ना करें। सेकंड ऑप्शन कह रहा है उसे व्यवहारिक त्रुटि का ज्ञान कराएं। या थर्ड ऑप्शन है उसे नकारात्मक व्यवहार के प्रति दंडित कर दें। या फोर्थ ऑप्शन है उसके समझ अन्य उत्तम छात्रों का उदाहरण प्रस्तुत करें। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, गेस कीजिए, चलिए तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उसके व्यवहारिक त्रुटि का ज्ञान कराएंगे, जो उसकी व्यवहारिक छोटी छोटी उसकी त्रुटियां होती हैं, नॉर्मल सी, मतलब बच्चा को बुरा भी ना लगे, उसको मतलब थोड़ा बहुत ही समझाएंगे कि बच्चा जो आप जो कर रहे हो ये थोड़ा गलत, जैसे आपने जैसे बाकी ऑप्शन जो आप देख ली, थोड़ा रॉन्ग भी देख लीजिए, उसके त्रुटियुक्त व्यवहार की स्वीकृति ना करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा गलती करते जाए, उसके व्यवहार को कोई स्वीकृति नहीं करेंगे, उसको हम देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, है ना, तो ये तो आपका रॉन्ग हो, क्योंकि फिर आपको रखा क्यों गया है स्कूल में, है ना। सेकंड और थर्ड ऑप्शन कह रहा है उसे नकारात्मक व्यवहार पर दंडित कर देंगे, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, दंडित नहीं करना है बच्चे को, बड़ों को भी नहीं करना है, तो बच्चों को, जब बड़ों को नहीं करना छोटे को तो बिल्कुल बात ही नहीं बनती है। तो फोर्थ कह रहा है उसके समझ में अन्य उत्तम छात्रों को उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, नहीं, उसके सामने अगर हम क्या करेंगे, उसके सामने की बात यहाँ पर सामने लिखा गया, उसके सामने अन्य उत्तम छात्रों का जो प्रतिभाशाली होंगे, सृजनात्मक होंगे, उसके सामने बच्चों का उदाहरण की, देखो वो शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है, शुक्ला जी का बेटा क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तो क्या उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ऐसे बच्चे पढ़ेंगे, वो कभी बोल देंगे आप तो जब देखो एग्जाम्पल ही देते रहते हैं तो मैं नहीं पढ़ने वाला, है ना, तो बच्चे का मन नहीं लगेगा, उसको लगे नहीं यार शायद मैं नहीं कर सकता, है ना, अंकल का लड़का ज्यादा अच्छा कर सकता है, तो वो कुछ ऐसे मेंटेलिटी बनाने लगेगा। तो यहाँ
पर जो हम पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाना मकसद है हमारा, बच्चे को हम पढ़ाना चाहते हैं, ये तो नहीं कि हम उसको वहाँ पर जो भी उसके पास बचा हुआ संज्ञान, उसका जो बचा हुआ मन लगा पढ़ने, मन जो भी बचा है उसका हम तोड़ दें। उसका मनोबल तो नहीं तोड़ना है हमको, और बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं? उसे व्यवहारिक त्रुटि की ज्ञान करा कर कि हम ऐसे बताएंगे कि बेटा देखो, आपने अगर अपने साथी को मार दिया है, पत्थर मार दिया है, जो भी, देखिए उसको चोट लग गई है, अब वो बेचारा पढ़ाई नहीं कर सकता, आपने गलत किया है ना, उसे भी तो पढ़ना चाहिए ना। अब बताओ वो खाना नहीं खाएगा, बस बिस्तर में लेटा रहेगा, तो छोटी छोटी उसकी बातों में उसको रियलाइज कराएंगे कि देखो बेटा ऐसा गलत है ना, उसको समझाएंगे त्रुटि। देखो तो आपने अपने साथी को मार दिया है, तो चोट लग गई है, अब वो हॉस्पिटल चला गया है, तो अब वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, है ना, तो उसे भी एहसास होगा इस चीज़ का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, उम्मीद तो यही कर रही हूँ कि समझ में आ रहा, नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिक्षक के लिए, एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान, एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी होती है? तो चाइल्ड डेवलपमेंट एक शिक्षक पढ़ते हैं तो उनके लिए क्यों जरूरी होती है? साइकोलॉजी जानना बच्चे के लिए, बच्चे के बारे में जानना एक टीचर के लिए क्यों जरूरी होता है? बताइए। पहला ऑप्शन है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। क्या ये आधुनिक वर्तमान में जो भी शिक्षा प्रणाली चल इसकी आवश्यकता है, या शिक्षण या सफल है, शिक्षण सफल होता है इससे, या इसमें बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है, या शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है इसीलिए, क्योंकि मतलब शिक्षक को ये उनके मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल है तभी ये चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पर पढ़ाई करता है। तो क्या होगा आपके हिसाब से राइट ऑप्शन? बताइए। शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी क्यों होता है? क्यों चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना बच्चे के लिए, क्यों आपके टेट एग्जाम में चाइल्ड डेवलपमेंट जरूरी होता है पूछने के लिए, क्यों पूछता है? बताइए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इससे बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का आपको अवसर मिल रहा है। बच्चे को क्या जरूरत है, बच्चे क्या चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, कितनी चीज़ें हमारे ऑब्जर्व जो हम बता रहे हैं तो कितनी चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कितनी चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, क्या जो हम बता रहे हैं तो वो बच्चे समझ पा रहे हैं, क्या जो हम बताना चाहते हैं बच्चे उस उम्र के हैं, ये सब कुछ जानना हमको अवसर मिलता है। तब हम, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने से हमको सारे सब कुछ जानकारी मिल जाती है, तो उसी के अनुसार हम फिर वहाँ पर शिक्षण कराते हैं, है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने। हम देखते हैं कि आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। छात्रों में नैतिक गुणों के विकास हेतु, छात्रों में जो नैतिक गुण होते हैं उनके विकास करने के लिए अध्यापक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? छात्रों में अगर आपको मोरल डेवलपमेंट करना है यहाँ पर, तो अध्यापक को क्या किस प्रकार का गुण अपनाना चाहिए, क्या काम करना चाहिए तो वो बच्चा अपनाएगा ऐसे में? पहला ऑप्शन है एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के गुण होने चाहिए, या अध्यापक में किस प्रकार गुण होना चाहिए। बच्चों को अगर आपको मोरल डेवलपमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराना है तो आप पे कैसा गुण होना चाहिए, एक शिक्षक में किस प्रकार का गुण होना, सबसे पहले क्या गुण होना चाहिए? क्या एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता का गुण होना चाहिए, या एक राजनेता के गुण होना चाहिए, एक कठोर प्रशासन के गुण होना चाहिए, योग्य अध्यापक के गुण होना चाहिए? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आंसर कीजिए। क्या होगा राइट ऑप्शन? बताएं, सभी लोग बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के गुण। क्यों? अगर आप मोरल डेवलपमेंट करना चाहते हो तो बच्चों को ये नहीं कि आप लेक्चर क्लास लगा दो तो बच्चा समझ जाएगा कि क्या है मोरल डेवलपमेंट, नहीं, ऐसा नहीं। अगर क्योंकि जो बच्चा होता है क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं, मैम पढ़ाती है, वो आइडियल होती है, उनके लिए आइडियल होती है ना। वो सब कुछ अपनी मैम को ही मानता है, अपने सर को ही मानता है कि नहीं हमारे सर बहुत। आप भला छोटे बच्चों को उनके सर या मैम के बारे में कुछ कमेंट कर दो तो कि आपके सर अच्छा नहीं पढ़ाते, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते वो, है ना। तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अगर करेंगे भी बच्चे आपकी बहुत डांट लगाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार नहीं होते सुनने के, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे सर बहुत बेस्ट हैं। अगर हमारे सर हैं, हमारी मैम है तो बहुत बेस्ट हैं, होना भी चाहिए ऐसे। तो यहाँ पर बात यहाँ पर इसकी है कि बच्चे ऐसा नहीं सुन सकते, वो अपना आइडियल समझते हैं अपने टीचर को, अपनी मैम को। तो क्यों? जब वो समझ रहे हैं तो आप में कैसे गुण होना चाहिए? एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में होना चाहिए कि समाज में आप कैसा हो, समान रूप से भाव रखो, एक जैसे सामाजिक कार्यकर्ता काम करता है उस तरह से आपको करना चाहिए। सारे गुण होना चाहिए एक टीचर में, है ना। क्योंकि वहाँ पर सर्वांगीण विकास में हमें सभी का विकास देखना है। समावेशी शिक्षा के तहत हमको सभी को समान रूप से देखना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। बालक के सामाजिक कारण में कौन से तत्व बाधक हैं? सामाजिक कारण जो होता है, सामाजिक कारक, यहाँ पर कारक होना चाहिए। तो बालक के सामाजिक कारक में कौन सा तत्व बाधक होता है? बच्चा का जो सामाजिक विकास हो रहा है तो जो वो ऐसे कौन से कारक होते हैं जो सामाजिक विकास को उसके बाधक आते हैं, सामाजिक विकास में उसके रोक यहाँ पर मतलब कि बाधा उत्पन्न करती है। अब वो जो सामाजिक विकास होगा बच्चे में तो वो ऐसे कौन से तत्व हैं यहाँ पर जो बाधा के रूप में काम करती हैं? बताइए।
अनुचित दंड अथवा असुरक्षा होता है, या माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है, या माता पिता का ध्यान न मिलना, या उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? बताइए, आप सभी लोग बताइए, आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सामाजिकरण में बाधक आ जाएगा, क्योंकि अनुचित दंड अथवा असुरक्षा, जब अगर बार बार उसकी पिटाई करोगे जो उचित नहीं है, अनुचित है ना। असुरक्षा की अगर भावना महसूस करता है, कहीं पर वो लगता है कि नहीं यहाँ पर हमको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, मैं इनके लिए कोई मायने नहीं। बच्चा अगर आपसे कुछ बार बार पूछ रहा है, आप नहीं बता रहे, तो बच्चा कैसा महसूस करता है? असुरक्षा महसूस करता है कि नहीं यहाँ पर हमको क्या है, हमको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, तो अपने आप को अच्छा फील वो नहीं करेगा क्लास में। सेकंड ऑप्शन, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, जैसे कि यहाँ पर ये होता है कि माता पिता का जो पक्षपातपूर्ण है, किसी किसी को छोटे को ज़्यादा मानते हैं, बड़े को नहीं मानते, या बीच वाले को भी नहीं मानते। तो जो यहाँ पर पक्षपातपूर्ण होता है, बच्चे भी सोचते हैं कि नहीं पापा आप छोटे वाले भाई को ज़्यादा मानते हो, बड़े वाले को कम मानते हो, या मुझे कम मानते हो। तो ऐसा ही एक पक्षपातपूर्ण जो व्यवहार भी होता है, वह बच्चे को सामाजिक, फिर उनको रियलाइज होने लगता है कि नहीं पापा मुझे नहीं प्यार करते हैं, सब कुछ तो भैया को ही प्यार करते हैं। तो उन्हें क्या लगता है, एक जो सामाजिक डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें, वो उतना नहीं हो पाता है बच्चे में, क्योंकि वो अपने आप में वो कम समझने लगता है कि शायद पापा भी मुझे प्यार नहीं करते, है ना। तो ये भी एक बाधक होता है। बात अपन करेंगे थर्ड ऑप्शन की, कि माता पिता का प्यार ना मिलना, है ना। तो जैसे कि कोई सौतेली माँ आ जाती है, तो माता पिता का थोड़ा सा प्यार भी बढ़ जाता है, तो उससे भी क्या होता है कि प्यार नहीं मिल पाता, तो बच्चों को वो भी कभी कभी क्या होते हैं कि उतना विकास उनका नहीं हो पाता। ऐसे बच्चों का भी कभी कभी विकास नहीं हो पाता। फिर तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये चारों सही हैं आपके, है ना। ये सामाजिक कारक में ये तत्व हैं, सभी बाधक बनते हैं बच्चे के विकास में, है ना। अगर ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो रही है, तो भगवान करे कभी किसी के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, सभी के लिए सब कुछ अच्छा हो, है ना, अच्छी परवरिश हो, सभी को स्नेह मिलना चाहिए, मम्मी पापा के भी और अपने दोस्तों का भी, भाई बहनों का भी, सबको मिले, चाहे छोटे हों बड़े हों, है ना। चलिए दो बात करती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि कक्षा 1 और 2 स्तर के जो बच्चे होते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्लास के जो बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, वो किस प्रकार से सीखते हैं, कौन सी एक्टिविटी करते हो कि बच्चे वो सीखेंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या सेकंड है अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लिखकर। आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिए क्या होगा राइट ऑप्शन इसका। तो क्या हो जाएगा राइट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बच्चे जो होते हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास के मूर्त अनुभव सीख सकते हैं। अब चीज़ों क्या करोगे, अब चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से रख करके दिखाओगे, है ना। अगर आप क्या पढ़ा रहे हो, ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हो, बी फॉर बॉय पढ़ा रहे हो, तो अब एप्पल को सामने रखिए और बच्चे को दिखाइए, तो बच्चा भूल नहीं सकता है कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बेबी होता है ना। तो बेबी गुड्डा भी आप ला करके रख दोगे, तो बी फॉर बेबी बताओगे, तो वो भी आसानी से समझ पाएगा, ऑब्जर्व कर पाएगा। तो मूर्त अनुभव मतलब वहाँ पर आप तात्कालिक वहाँ पर मूर्ति लाकर कोई भी चीज़ का समझाएंगे, तो उदाहरण वहाँ पर मतलब प्रत्यक्ष होनी चाहिए वो चीज़, तो बच्चा ज़्यादा आसानी से समझ पाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। पढ़कर और लिख कर सीखना तो ऐसी कोई बात नहीं है। अमूर्त की बात तो अभी विकास ही नहीं, क्योंकि बच्चा कैसा है, फर्स्ट और सेकंड का है। ये जीन पियाजे के अनुसार जब बात आएगी अमूर्त की, तो ये तो औपचारिक में आएगा, चौथी अवस्था में ये उत्पन्न होता है ना। समस्या समाधान का भी अमूर्त की अवस्था, ये सब चौथी अवस्था है जीन पियाजे की। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। सार्थक जो अधिगम होता है, सार्थक अधिगम, तो सार्थक अधिगम किस प्रकार का होता है? देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण होता है, या उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच युग्मन तथा सहचर्य होता है, या वयस्कों और अधिगम सक्षम साथियों का अनुकरण होता है, या फोर्थ ऑप्शन कह रहा है निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण होता है। क्या होता है? राइट ऑप्शन कीजिए। सार्थक अधिगम किस प्रकार का होता है? दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण होता है, या उद्दीपक और अनुक्रिया क्या होता है? यहाँ पर एसआर थ्योरी भी कहा जाएगा इनको, ये स्टिमुलस और ये रिस्पॉन्स, स्टिमुलस और यहाँ पर रिस्पॉन्स। उद्दीपक होगा, एक अनुक्रिया होगा, है ना। जैसे अगर बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा क्या हुआ? उद्दीपक हुआ। और भूख किसके प्रति? खाना देखेगा तो क्या है? खाने के लिए भूख लगी, तो अनुक्रिया क्या हो जाएगा? उसको खाना मिल जाएगा, तो वो अनुक्रिया है ना। और उद्दीपक कौन है? बच्चा हुआ। और खाना कैसा है? अनुक्रिया है, उसके प्रति वो क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स दिखा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? युग्मन तथा सहचर हो जाएगा। वयस्कों और अधिगम सक्षम साथियों का अनुकरण का है। सार्थक अधिगम की बात हो रही है, तो क्या होगा? राइट ऑप्शन बताइए, सभी लोग बताएं क्या होगा।
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। यहाँ पर सार्थक अधिगम क्या होगा कि निजी अनुभव से। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अनुभव की बात हो रही है और वो भी कैसे, निजी, तब तो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, पॉजिटिव आपका आंसर है वो। निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, ये भी आपका कैसा हो रहा है, एक्टिव यहाँ पर लर्निंग हो रही है। कैसी लर्निंग हो, एक्टिव हो रही है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो टैलेंट खोज प्रश्नोत्तरी में शेयर करते रहिए ताकि सभी साथी जुड़ पाए, है ना। ये आपकी टैलेंट खोज प्रश्नोत्तरी चल रही है यहाँ पर, और हर संडे को चला करेगी। बस आज बस मंडे को चल रही है, बाकी डे आपकी हर संडे को रहा करेगी रात्रि के 9 बजे यहाँ पर, है ना। रात्रि के 9 बजे आप सभी लाइव आ जाइएगा और अपना यहाँ पर डेली क्लासेस भी अटेंड कीजिए और अपना क्विज भी कीजिए हर संडे को। चलिए तो देखते हैं क्या है ऑप्शन और क्वेश्चन क्या है हमारा। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार से सहायता करेंगे। अपनी कक्षा के जो हमारे क्लास के बच्चे हैं उनकी अवधारणाएं को बदलने, जैसे उन्होंने कोई ऐसी अवधारणा बना जो नहीं बनानी चाहिए, ऐसे कुछ मन में शंका बना के बैठा लिए हैं, तो उनको आप बदलने में किस प्रकार से सहायता करेंगे। जैसे हमको चाहिए कि हम उनकी उस मेंटेलिटी को, जैसे बहुत बच्चे सोचते हैं कि स्कूल नहीं जाएंगे पिटाई होगी, तो उनकी इस मेंटेलिटी को हमको बदलने के लिए हम किस प्रकार से उनका सहायता कर सकते हैं। देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या है, तथ्यात्मक जानकारी देकर के बदल सकते हैं, या यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर के। थर्ड ऑप्शन कह रहा है अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर दे करके, या बच्चों को सूचनाएं दिखा करके उन्हें याद करने को कहकर। क्या होगा राइट ऑप्शन, आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, बताएं सभी लोग। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव टर्म्स है। देख लीजिए अवसर देने की बात हो रही है, अब बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देना होता है। यहाँ पर अवसर देने की बात हो रही है, यहाँ मतलब कि जो बच्चे को यहाँ पर किसको बताया गया है, यहाँ पर सेंटेंस किसको बनाया गया, बच्चों को बनाया, क्योंकि यहाँ जो अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ का व्यक्त करने का अवसर दिया जा रहा है। चाइल्ड सेंटर की बात हो रही है, तो आपका पॉजिटिव टर्म्स होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम बच्चे कुछ मेंटलिटी उसकी चेंज करना चाहते हैं तो तथ्यात्मक जानकारी बस देकर के हम फैक्ट बता कर दुनिया देश को उसको नहीं समझा सकते हैं, है ना। यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत, उन्हें दंड भी नहीं दे सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को सूचनाएं दिखा करके, नहीं बड़ी बड़ी सूचनाएं बच्चे को, छोटे बच्चे को, क्योंकि अगर वो मेंटलिटी बदलने की बात हो रही, छोटा बच्चा है तभी तो उसकी मेंटलिटी, बड़े तो कभी कभी समझ भी लेते हैं कि नहीं चलिए 2 दिन हमने गलत किया, नेक्स्ट टाइम हम सही करेंगे, तो अपनी मेंटलिटी को जल्दी सही। लेकिन बात यहाँ पर छोटी बच्चों की हो रही, तो हम कैसे बदलेंगे, तो उनको क्या करेंगे, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देंगे कि बच्चा आप चाहते क्या हो, क्यों रीजन, ये क्या रीजन है, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, उनको जानने का, उनको बताने का अवसर देंगे हम। कभी कभी तो बड़ों के साथ भी ऐसा होता है ना। आजकल बहुत ऐसे शिकार हो रहे हैं कि मतलब कि बातें अपने मन के अंदर ही रखे रहते हैं, ना मम्मी से, ना पापा से, ना अपने भाई बहन से नहीं बताते। बस जब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो अचानक बस मम्मी पापा को सुनने में आता है। तो बिल्कुल ऐसा आप सब बिल्कुल ना करें। आपके सभी साथ जब जन्मदाता है माता पिता, तो आपकी रीज़न क्यों नहीं समझे, आपकी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझे। अगर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप किसी से बताइए ना बताइए, आप अपने माता पिता से जरूर बताइए। वो आपको कोई समझे ना समझे, वो आपको जरूर समझेंगे, है ना। आप कभी मत सोचिए कि मम्मी पापा हमको नहीं समझेंगे। आपको अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप अकेले फेस मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे या परेशान हो जाएंगे। उन्हें बताइए ताकि आपके अंदर की भी जो जिज्ञासा है या परेशानी है वो भी दूर हो सकती है, और शायद वो आपसे बेहतर कोई निर्णय आपको बता पाएं। अपने साथी, अगर आपके साथी आपको समझते हैं, आपकी बनती है, अपने साथियों से शेयर कीजिए, लेकिन अपने तक बात कभी मत रखिए, है ना, क्योंकि वो निगेटिव बहुत ज़्यादा आजकल इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए मैं ये सजेशन देती हूँ कि आपसे अगर कोई बात है ऐसी, तो अपने दोस्तों को बताइए, अपने भाई बहन को बताइए, अपने मम्मी पापा को बताइए। वो जरूर आपको सोल्यूशन कोई ना कोई जरूर वो पॉजिटिव देंगे, है ना। तो चलिए बात करते हैं। आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं ऐसे, तो देखते हैं कि ऐसा नहीं करना है हम सबको। हम सब तो यहाँ पर वैसे भी आप टीचर हो, तो टीचर तो दूसरे का भविष्य बनाना है आपको, तो बिल्कुल ध्यान में रखकर ये चीज़ें चलनी है कि कोई भी बात हो, नॉर्मल हो या थोड़ा डिफिकल्ट, कभी कभी ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं तो आपको आप आसानी से निकलना है ना। हर चीज़ का एक रास्ता होता है। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, या बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, या बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, या इनमें से सभी। राइट ऑप्शन क्या होगा, आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन।
तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए डी में मत कर दीजिएगा इनमें से सभी, है ना, क्योंकि इनमें से डी देखते हैं अक्सर बच्चे, अक्सर उपरोक्त सभी, तो जल्दी उसको टिक करते, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बालक विद्यालय का जो प्रभाव पड़ता है शारीरिक विकास, जैसे खेलकूद होता है, शारीरिक विकास है। मानसिक, बच्चा क्या करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, सर कैसे पढ़ा रहे हैं, मेरा फ्रेंड्स कैसे पढ़ रहा है, उनकी मानसिक भी इफेक्ट पड़ रहा है। सामाजिक, वहाँ पर मोरलिटी भी वो सीखते हैं कि हमें चीटिंग नहीं करना चाहिए। खेल खेलें बच्चों को क्या है, सही गलत भी बताया जाता है कि देखो यार तुमने चीटिंग की, तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, मेल मिलाप कैसे रहना, अपने से बड़ों से बात कैसे, हमारी कल्चर क्या है ना, तो ये भी उसको चारित्र्य भी मिलता है कि अपनों से बड़ों के साथ कैसा रहना है, सब कुछ भी उनको वहाँ पर मिलता है विद्यालय का, और उन्हीं सबका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना कि डी। डी में गोला मत कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है। कोई अधिगम संबंधी कोई विद्यार्थी में क्या समस्या है, तो इसका सबसे अच्छा उपचार क्या होगा। पहला ऑप्शन है निजी शिक्षण का सुझाव, या पुस्तकालय में निरीक्षित अध्ययन, या निदानात्मक शिक्षण, या कठोर परिश्रम का सुझाव। क्या होगा राइट ऑप्शन, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, बताएं सभी लोग। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा निदानात्मक शिक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि समस्याएं कैसी है, अधिगम से संबंधित है, तो ये निदानात्मक शिक्षण आपका राइट हो जाएगा, है ना, निदानात्मक शिक्षण आपका राइट होगा। चलिए अपने नेक्स्ट, क्योंकि हम अधिगम से संबंधित निदानात्मक हम जानेंगे, कमियां जानेंगे, कमियां जानने के बाद हम उसका उपचार करेंगे, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कल जो हमारा संडे का कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रह गए थे 29 और 30, वो कुछ टेक्निकल यहाँ पर इशू हो गया था, उसी कारण से आपके 2 क्वेश्चन छूट गए थे, है ना। तो उसके लिए मुझे खेद है, ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन वो आपको नेक्स्ट सेशन में करा दूंगी, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों की कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम आधारित है, यह उपागम किस पर आधारित है, बताइए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, क्या होगा बताइए आप लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन, क्या होगा। तो यहाँ पर जब बात आएगी पोषण की संकल्पना को सीखने की, तो पहले क्या हो रहा है कि शिक्षिका क्या कर रही है, फल सब्जी के बारे में प्रयोग कर रही है, चित्रों को बता रही है, समझा रही है, मतलब कोई चीज़ अभी सिर्फ चीज़ों को क्या कर रही है, उसी को मतलब पढ़ाने किसके बारे में है, पोषण के बारे में उसको पढ़ाना है, लेकिन वो पहले क्या बता रही है, फल सब्जी इन चित्रों का प्रयोग कर रही है, मतलब क्या उसका चीज़ का क्या कर रही है, माहौल बना रही है। क्लास में जैसे हम पढ़ाने वाले हैं, कोई मैथ से कोई पार्ट पढ़ाने वाले, मैथ पढ़ाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर चौक ले रहे हैं, डस्टर ले रहे हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज, मतलब सब कुछ मटेरियल हम जुड़ा रहे हैं। क्यों जुटा रहे हैं, हमको मैथ की क्लास, यहाँ पर मैथ की क्लास लेनी है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हम किसी न किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। शायद आपको समय नहीं दी हूँ आंसर करने के लिए, लेकिन आप लोग आंसर कीजिए, है ना। तो उम्मीद करती हूँ थोड़ा फास्ट बता दी हूँ। तो ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अधिगम का चक्रीय अनुबंध नहीं होगा, पुनर्बलन का सिद्धांत नहीं होगा, प्रश्न व त्रुटि का सिद्धांत नहीं, थॉर्नडाइक जी का है ना। तो क्या होगा, ज्ञान का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर कोई चीज़ बताने से पहले किसी चीज़ का वहाँ पर प्लानिंग हो रही है ना, वहाँ पर माहौल बन रहा है ज्ञान के निर्माण का, बताने का, निर्माण का। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे के सामाजिकरण में अध्यापक की भूमिका यह होनी चाहिए। बच्चे का जो सामाजिकरण होता है तो अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है बालक के अनुचित व्यवहार को नहीं रोकना चाहिए, बच्चों की जाति धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसे बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए, उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। सामाजिकरण में अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, बताइए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त यहाँ 2 और 3 दोनों। क्योंकि बच्चे का जो सामाजिकरण में अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए कि बच्चों की जाति धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमको नहीं बताना चाहिए बच्चा इस जात से आता है, इस धर्म से आता है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको हर दिल से हमारा नाता है, जाति धर्म का कोई भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है ना। यहाँ पर ईश्वर ने बनाया है, ना कि हमने नहीं बनाया किसी को जाति धर्म, यहाँ पर लोगों की मान्यता है। बाकी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने सभी को एक समान रूप से बनाया हुआ है ना, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। सेकंड और थर्ड ऑप्शन करें, उसे बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल सही करना चाहिए कि यहाँ पर किसी को भेदभाव से नहीं देखना है, हमको ये सबसे रहित करना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन,
विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा होता है? प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही समस्याओं को संबोधित करने का, बताने का बेहतर तरीका क्या होगा? क्या सरल और रोचक पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करना होगा, या कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना होगा, या क्षमता से अनुरूप से विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना होगा, या महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना होगा? क्या होगा राइट ऑप्शन, बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन यहाँ पर? अगर प्राथमिक स्तर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो उसको यहाँ पर सोल्यूशन देने के लिए बेहतर तरीका क्या होगा, बताएं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्षमता के अनुरूप से विभिन्न शिक्षण पद्धति को प्रयोग करने की, आखिर बच्चा किस चीज में नहीं समझ पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या आ रही है, उसी के अनुरूप हम क्या करेंगे, प्राथमिक स्तर पर हम वहां पर शिक्षण पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। निम्नलिखित में से समस्या समाधान प्रक्रिया के अंतिम चरण क्या होता है? समस्या समाधान विधि है एक प्रकार से अपनी, तो बताइए कि इसके प्रक्रिया के अंतिम चरण कौन सा है? बताएं सभी लोग। क्या समस्या की पहचान है, या परिणामों की आशा करना है, इस समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना है, या संभावित युक्तियों को खोजना है? बताइए क्या होगा सर राइट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, है ना। तो आप लोग आंसर कीजिए और सभी साथियों को शेयर भी करते रहिए, जोड़ते रहिए अपने सभी साथियों को। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बताएं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब समस्या और समाधान विधि की बात आएगी तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम समस्या की पहचान करेंगे कि आखिर समस्या क्या है ना। युक्तियों को यहाँ पर खोजेंगे, फिर खोलने का उसी युक्तियों को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे, फिर परिणाम तो हमारा लास्ट रिजल्ट आएगा ही ना। जब ये सब समस्या की पहचान करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में, कि समस्या पहले हम इसको निराकरण करना, फिर नेक्स्ट इसको करना, फिर नेक्स्ट, फिर युक्तियों को खोज करना, फिर हमारा क्या होगा, लास्ट में हमारा रिजल्ट आएगा, है ना। तो लास्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है ना। एक विद्यार्थी कह रहा है कि उसका दादा आया है, मतलब अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आप अपनी प्रतिक्रिया क्या देंगे यहाँ पर? अगर आप शिक्षक हैं, कोई दो बच्चे ऐसे बता रहे हैं कि सर उसका दादा आया है, तो आप क्या बताएंगे वहाँ पर? पहला ऑप्शन देख लीजिए, क्या कहेंगे, दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं, ये कहोगे आप, या आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, ये बच्चे को आप कहोगे, या थर्ड ऑप्शन बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हो, या फोर्थ कहोगे अच्छा उसके दादाजी आए हैं। क्या कहेंगे आप? बच्चा तो कह रहा है उसका दादा है, लेकिन आप क्या कहोगे? आप एक शिक्षक हो, आंसर कीजिए, क्या आप रिएक्ट करोगे वहां पर? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अच्छा उसके दादाजी आए हैं, आप इस तरह का वाक्य बोलेंगे, है ना। ये नहीं कि उसका दादा आया है, आप क्या बोलोगे, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। अच्छा चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, जो बालक का जो विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, तो वहां पर जो दिशा होती है विकास होने की शरीर की, तो वहां पर किस प्रकार से होती है? पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या है, क्या सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर जो वहां पर विकास होता है, बच्चे का शारीरिक विकास होता है, क्या इस टाइप का होता है? सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर होता है, या थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, या इनमें सभी? क्या होगा राइट ऑप्शन बताएं। शरीर का विकास, व्यक्ति का शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, दिशाएं क्या होती हैं विकास होने की? तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाए। क्या होगा, सिर से पैर की ओर। पहले क्या होता है, सिर का विकास होता है, फिर पैर का विकास होता है, और फिर मध्य शरीर से बाहर की ओर होता है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, है ना। ये आपके ये रॉन्ग हो जाते हैं, पैर से सिर नहीं होता है, पैर से सिर ये भी नहीं होता, इनमें सभी की बात तो हो ही नहीं सकती, है ना। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होता है, कैसा विद्यार्थी है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, तो वो किस प्रवृत्ति का होता है? पहला ऑप्शन देख लीजिए, क्या स्वभाव के अंतर्मुखी होता है, या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, या अपने आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं ऐसे बच्चे, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, या अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं? क्या होते हैं बताइए, प्रतिभाशाली बच्चे किस टाइप के होते हैं? स्वभाव के अपने ही बारे में, अंतर्मुखी का मतलब अपने बारे में सोचते हैं, या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, शिक्षक को कोई बात नहीं सुनते हैं, या अपने आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कोई चीज उनके मन में होती है वो कह नहीं पाते, निर्णय अपने जो भी निर्णय लेते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं? किस टाइप के होते हैं बताइए, आंसर कीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। वो निर्णयों में क्या होते हैं, स्वयं स्वतंत्र होते हैं, वो कोई भी निर्णय लेते हैं उसके बारे में फिर बाद में ज्यादा नहीं पसंद, तो कोई सोच विचार कर ही कोई निर्णय लेते हैं, है ना। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना तो किसी के दबाव में कोई काम करते हैं ना, स्वतंत्र अपना विचारधारा रखते हैं प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं। तो कोशिश कीजिए कभी भी जीवन में आप कभी किसी के दबाव में आप भी काम ना करिए,
है ना। चलिए, तो जो आपका दिल का है, आपका जो मन का है, जो सही हो तो वही करिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में आपके यहाँ पर जेंडर से संबंधित हर बार क्वेश्चन बनते हैं, तो बताइए कि विद्यालय में आपको जेंडर से संबंधित बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। लिंग भेदभाव जो हो रहा है उससे बचने या बचाने का तरीका क्या होगा। पहला ऑप्शन बताइए, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करेंगे आप, इससे बचाना है आपको, है ना। सर्वोत्तम आपको तरीका बताना है यहाँ पर, लिंग भेदभाव से आपको बचाकर क्लास में जो तरीका सबसे सर्वोत्तम वही यहाँ बताना है। क्या संगीत प्रतियोगिता के लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करेंगे, या पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना होगा, या शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अभिसंज्ञान होगा, या फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करना है। क्या होगा राइट ऑप्शन बताइए, आप सबसे सभी बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। लिंग भेदभाव से बचाना है तो क्या करना है आपको, राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अभिसंज्ञान, मतलब आप उन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे कि इस तरह से गलत है, लिंग पक्षपात गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी समान है, लड़का भी लड़की भी। आज के जमाने में ना तो लड़की कोई किसी काम में कम रह गई है और ना ही लड़का, है ना, तो सब कुछ को समान यहाँ पर देना चाहिए। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। हमने गार्डनर जी की थ्योरी पढ़ी थी, उसमें हमने भाषा के बारे में भी देखा था कि भाषा भी एक व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है, भाषा की बुद्धि का भी विकास होता है ना। तो देखिए क्या है यहाँ पर, जो भाषिक बुद्धि विकास होता है व्यक्ति में, वो क्या किस पर असर करती है। जब भाषा की विकास होता है व्यक्ति में तो कहाँ पर असर करेगी। पहला देख लीजिए, स्वर पर या राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता होता है, या ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता होता है, या तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता होती है, या शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता होता है। क्या होता है बताइए, आंसर कीजिए क्या होगा। जब भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाना है यहाँ पर तो क्या होगा राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या करोगे, भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील, जब भाषा विकास का होता है व्यक्ति में, बुद्धि का भाषा विकास जब होता है तो व्यक्ति का होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, व्याख्याता होते हैं, है ना, इनमें क्या होता है भाषा का विकास ज्यादा होता है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कि देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, बताइए। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो सर्वाधिक ध्यान मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। क्या व्यक्तिगत भिन्नता पर होना चाहिए, शारीरिक क्षमता पर, या शिक्षण तकनीक पर, या पारिवारिक स्थिति पर। बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन, सभी लोग बताएं किस पर ज्यादा सर्वाधिक ध्यान मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए व्यक्ति का, एक शिक्षक का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि व्यक्ति क्या हो, हर व्यक्ति क्या होता है अलग अलग होता है। आप ये नहीं कि आप चिंटू ज्यादा जानता है तो मिंटू क्यों नहीं जानता, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने में इंडिविजुअल यहाँ पर डिफरेंस होता है। आप किसी को समान नहीं बता सकते हो, है ना, कि आप अगर शर्मा जी का बेटा ऐसा कर लिया तो शुक्ला जी का बेटा क्यों नहीं कर पाया, है ना। हर व्यक्ति अलग, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सोच अलग होती है, क्षमता अलग होती है, तो हमको इस पर यहाँ पर तथ्य पर ध्यान रखना होगा, है ना, इसी के हिसाब से हमको क्लास में पढ़ाना होगा। चलिए तो आज का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हर संडे को यहाँ पर रात्रि के 9 बजे आपका ये रहा करेगा, जो क्विज होगा रात्रि के 9 बजे। आज बस आपको मंडे को रखा गया है, नेक्स्ट आपका सेशन ये क्विज रहेगी, टैलेंट खोज प्रश्नोत्तरी आपके हर संडे को रात्रि के 9 बजे रहेगी, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।